2024 लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण में यूपी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर यानी कि कुल 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें पश्चिमी यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटें शामिल हैं। यूपी में कल सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। सभी पार्टियां पश्चिमी यूपी में जीत के दावे कर रही हैं। अगर इन पार्टियों पर नजर डालें, मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 सीटों पर बीएसपी का कब्जा है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में 2019 में गई थी। ऐसे में बीजेपी की नजर बाकी की 4 सीटों पर है। वहीं सपा और बसपा भी एक दूसरे की सीटों पर जीत के फिराक में हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी पश्चिमी यूपी में कोई कमाल दिखा पाएगी, कर पाएगी? क्या छोटे चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर जाटलैंड की जीतने की जो कामयाबी है वो हासिल कर पाएंगे? क्या पहले चरण में आस्था के नाम पर वोट डाले जाएंगे या फिर जाति के नाम पर चोट होगी? अपने खास शो माहौल टाइट है में ऐसे कुछ सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं। जनता से सीधा ये सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। हम उनसे कहते हैं, इसको बंबई मत बनाओ। बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहाँ पर। खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो पश्चिम का रण है और जीत का प्रण तमाम राजनीतिक दलों ने लिया है, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी? जनता किसके साथ है, किसके फेवर में है और किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? आपको बता दें कि पहले चरण में यूपी की किन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में जो रण है वो कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि मिशन 80 के तहत बीजेपी रण में उतरी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फेज में कम से कम 4 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी हार गई थी। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, जहां से अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, रामपुर और मुरादाबाद सीट शामिल है। ये 8 सीट पर सीधा मुकाबला है। हालांकि त्रिकोणीय कुछ सीटों पर बहुत मुकाबला कहा जा रहा है। बीएसपी, एसपी और कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला कहा जा रहा है। तो ये 8 सीटें हैं जिस पर कल वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में गंवा दी थी, जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। लेकिन इस बार गठबंधन कांग्रेस के साथ है समाजवादी पार्टी का, इसलिए वो स्थिति नहीं रह सकती। अब आपको बताते हैं कि पहले चरण के रण में किस सीट पर किस किस के बीच मुकाबला है। पहले चरण की बात करें तो बिजनौर में जबरदस्त टक्कर है। बिजनौर में चंदन चौहान आरएलडी के प्रत्याशी, आरएलडी को ये सीट गई है। दीपक सैनी समाजवादी पार्टी की तरफ से, चौधरी विजेंद्र सिंह बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो क्या यहाँ पर ट्रायंगुलर मुकाबला होगा या फिर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा? बिजनौर सीट जो है पिछली दफा बीएसपी ने ये सीट जीत ली थी। बिजनौर की दोनों सीटें अगर बात करें, कैराना की बात कर लेते हैं। कैराना की स्थिति क्या? दरअसल प्रदीप कुमार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रत्याशी हैं और इकरा हसन को मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। शिवपाल राणा बीएसपी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। तो यहाँ पर क्या
नतीजा रहता है वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनता के अपने मुद्दे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर कैराना में भी वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा चुनावी सभाओं में कि यहां से पलायन रुक गया है, पलायन का जिक्र होता था पहले। मुरादाबाद की बात करें तो सर्वेश सिंह बीजेपी की तरफ से फिर से प्रत्याशी बनाए गए, उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। रुचिवीरा समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, एसटी हसन का टिकट कट गया था। रुचिवीरा यहां पर प्रत्याशी विवादित बोल के लिए जानी जाती हैं। इरफान सैफी यहां पर बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। तो अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है एसपी और बीएसपी में, तो सीधा फायदा बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, ये गुंजाइश है। तो इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा उनके खिलाफ, और दारा सिंह प्रजापति बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो 8 सीटों का हम लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं, किसके बीच किस तरह की टक्कर है ये हम आपको बताने का प्रयास करें। नगीना की बात करें तो ये सीट बीएसपी ने जीत ली थी। ओम कुमार बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी बनाए गए। मनोज कुमार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और सुरेंद्र पाल को बीएसपी ने यहां पर मैदान में उतारा है। तो नगीना में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन यहां पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्या बीएसपी अपने दलित वोटरों को अपने साथ इंटैक्ट रख सकती है और बाकियों का समर्थन क्या मिल सकता है? अगर ऐसा होता है तो ये वाली सीट बहुत दिलचस्प हो जाएगी जीत हार के लिहाज से। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद, उन पर भरोसा जताया बीजेपी ने, उन्हें मैदान में उतारा है। एसपी की तरफ से भगवत शरण गंगवार को यहां पर मैदान में उतारा है, जिनके लिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया था, और पीलीभीत से ही चुनावी अभियान का आगाज उन्होंने किया। इसके अलावा रामपुर की बात करें तो रामपुर में घनश्याम लोधी को फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उपचुनाव में वो जीत गए थे, फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। इमाम महिबुल्ला नदवी दरअसल समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं, और बीएसपी की तरफ से जिशान खां को मैदान में उतारा गया। तो रामपुर में आजम खां जिसके साथ होंगे, क्या उनका पलड़ा भारी होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कम से कम रामपुर में ऐसा कहा जा रहा है कि 2 खेमों में समाजवादी पार्टी बटी हुई है, और आजम खां का जो खेमा है वो बीएसपी को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, रामपुर से सैयद अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, शामली से श्रवण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनौर से राजवीर चौधरी, मुरादाबाद से आकाश शर्मा, पीलीभीत से मोहम्मद तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उनके साथ जनता मौजूद है। तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं श्रवण शर्मा का, शामली से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, जल्दी से पूछिए, जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे सत्ता पक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। तो जनता के जहन में कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर वोटिंग होगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल मतदान होगा, जनता के बीच जनता के कुछ लोग हमारे साथ हैं, और वो किन किन मुद्दों को वोटिंग करेंगे डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मलिक है। अनिल जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरीके से आने वाली केंद्र सरकार चुनेगी? लोकतंत्र का पर्व है। ठीक है श्रवण, मैं लौटता हूं, आपका फ्रेम थोड़ा दिक्कत दे रहा है। हमारे साथ पीलीभीत से मोहम्मद तारिक भी मौजूद हैं। मोहम्मद तारिक, दरअसल यहां पर कैसा मुकाबला है? क्या वरुण गांधी के चुनाव नहीं लड़ने से बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? चलिए, आकाश शर्मा भी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, इस बार किस तरह का मुकाबला मुरादाबाद में रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा बहुत नाटकीय ढंग से यहां पर प्रत्याशियों को लेकर के तस्वीरें, खबरें सामने आई, उसका असर क्या पड़ेगा चुनावी नतीजों पर, और क्या मुद्दे हैं लोगों के? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको वो खासा दिखाई दे रहे हैं। और कहिए आकाश। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल पहले चरण में मतदान पड़ना है, मुरादाबाद में भी पहले चरण में मतदान है, ऐसे में लोगों के क्या मुद्दे हैं उनको भी हम जान लेते हैं। लेकिन मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि ये दो पार्टियों के बीच का चुनाव कहा जा रहा था, लेकिन अभी त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। और ऐसे में मुरादाबाद की जनता क्या सोचती है, अब हम बातचीत कर लेते हैं सीधे मुरादाबाद की जनता से। क्या सोचते हैं, किस तरीके कल मतदान डालने के लिए जाएंगे तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? भाई, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं, उस पर हम वोटिंग करेंगे, उसके आधार पर हम वोट करेंगे। सुबह वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या आपके अंदर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि कैसा सांसद चाहते हैं?
देखिए, हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो मुरादाबाद में ही रहे और मुरादाबाद की जनता को समझे, और मुरादाबाद के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जो है सॉल्व नहीं हो पाए हैं, उन मुद्दों का सॉल्व होना जरूरी है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग बहुत समय से उठती चली आ रही है, लेकिन वो सिर्फ मांग ही है, उसके अलावा उस पर कुछ भी कार्य हुआ नहीं है। प्रस्ताव कई बार उठे लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर रामगंगा है, तो रामगंगा की अगर बात करें तो रामगंगा के लिए बजट तो कई बार आया है, लेकिन रामगंगा का कोई सौंदर्यकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छे घाट बनाए जा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है, इस विषय में बात हुई, लेकिन कुछ नहीं उसमें हो रहा है। तो यही सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को देखकर ही हम जो है वोट डालने के लिए जाएंगे। अभी सांसद कैसा चाहते हैं? एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 2014 के समय में एक बात कही गई थी कि जितने भी सांसद लोग हैं वो अपने अपने गांव गोद लेंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि पूरे देश के अंदर उन गांव की कोई तरक्की नहीं हुई है, सिर्फ जो है कहावतें हैं, लेकिन उन पर वास्तव में जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कैसा सांसद चाहते हैं? हम सांसद चाहते हैं जो लोगों का ध्यान रखे, लोगों के बीच का हो, सबके रोजगार पे काम करे, सबसे अच्छा पे काम करे। सबसे बड़ी बात है लोगों के लिए मिलना जुलना बहुत जरूरी है। सांसद जो बने हैं वो आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं, उसके बाद कभी भी कोई लौट के नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कोई पार्टी का रहा हो, चाहे बीएसपी का रहा हो, सर्वेश सिंह भी रहे हो, सर्वेश सिंह पहले अच्छा काम करा, उसके बाद बीच में नहीं बन पाए। एचडीएसएम जी रहे मुरादाबाद में, उनने कभी भी जनता के बीच जाके ना समस्या पूछी, ना उनसे मिले कभी आज तक। बस दिल्ली जाते हैं, अपने कार्य में बैठते हैं, इसके अलावा पब्लिक के बीच कभी नहीं गए। क्या मानते हैं कल सुबह वोटिंग करने के लिए जाएंगे, कैसा सांसद चाहते हैं? देखिए, सांसद हमें चाहिए जो मुरादाबाद का हो, मुरादाबाद की जनता को समझता हो, बाहर से आए वो ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बाहर से पैराशूट लैंडिंग करके आई हैं, तो उन्हें तो जहाँ तक मुरादाबाद की जनता नहीं जिताएगी। लोकल सांसद ही चाहिए हमें, जो जनता के बीच में रहता हो, मुरादाबाद में घर हो, और साथ में देश का भी जो विकास करे। मैं लौटता हूं तो मुरादाबाद की जनता के जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोटिंग करेंगे, वो पता चल रहा है। हम बिजनौर का भी रुख कर लेते हैं, राजवीर चौधरी हमारे साथ बिजनौर से मौजूद हैं। राजवीर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके मुद्दे कौन से जिसके आधार पर वोटिंग करेंगे? वो पहले चरण का मतदान होना है। बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पिछली बार बसपा जीती थी, इस बार क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। मेरे साथ में बिजनौर की जनता है, इनसे जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष विश्वकर्मा है। आज ये जो कल चुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा बिजनौर का विकास का है। देखिए, अब तक सरकारें आई, लेकिन बिजनौर को लेकर के जितने भी सांसद यहाँ पर बने, उन लोगों ने कोई तवज्जो बिजनौर के लिए नहीं दिखाई। यहाँ तक की बात है कि आज तक जो है कोई नई ट्रेन बिजनौर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन नहीं बनी, और जो हाईवे यहाँ पर बने हैं उन हाईवे से बिजनौर को नहीं जोड़ा गया। बिजनौर में औद्योगिक इकाई स्थापित हो, बिजनौर के नौजवानों को रोजगार मिले, बिजनौर में अच्छी शिक्षा का जो है आयोजन सरकार करे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आज युवा परेशान है, उनको लेकर, और यहाँ जो सांसद बने वो यहाँ का लोकल सांसद हो और रोजगार की बात करें, यहाँ के विकास की बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। ये कल चुनाव होने जा रहा है पहले चरण का, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के फोकस को देखते हुए, सनातन धर्म को देखते हुए इनके हम वोटिंग करेंगे कल को। तो क्या धर्म के नाम पर वोटिंग करेगी जनता? धर्म के नाम पर वोटिंग करेगी। 5 साल में जो 500 साल पुराना मंदिर बना, हिंदू जिंदे हैं, आज सरकार की भी जिंदे हैं। मुसलमानों ने बहुत हमें कटार बचाई, इसलिए जो है वोट हिंदुत्व के कारण करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। हाँ, ये कल चुनाव होने जा रहा है पहले चरण का, क्या मुद्दे रहेंगे आखिर? आप जो वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को देखते हुए? बेरोजगारी का, शिक्षा का मुद्दा रहेगा। त्रिकोणीय चुनाव है, मुस्लिम वोट अगर हाथी पे आता है तो विजेंद्र सिंह चौधरी जो है हमारे, उनकी सीट निकलने की संभावना है। त्रिकोणीय चुनाव। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशल शर्मा है। हाँ, कल चुनाव ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास फिर से। चले हम रुख करते हैं एक बार फिर से, विशाल रघुवंशी का रुख कर लेते हैं। विशाल, इस बार तो कई मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि भाई इन मुद्दों पर वोटिंग होगी, लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, साथ में विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है, और विरोधियों को बताया जा रहा है कि उनकी सच्चाई क्या रही पिछली सरकारों में, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात हो या केंद्र की सरकार की बात हो। तो आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके मुताबिक रामपुर के मुद्दे क्या है? यहां पर क्या समाजवादी पार्टी जो 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, उसका भी इंपैक्ट दिखाई देगा क्या चुनावी नतीजों में?
देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त रामपुर में मौजूद हूँ। यूपी 22 यहाँ का जो है अकबर है। ऐसे में आपको बता दें कि एक वक्त यहाँ पर ऐसा था कि आजम खान का पूरा एक बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार आजम खान का खेमा पूरी तरह से गायब है। कुछ लोग हमारे साथ हैं रामपुर के, उनसे सीधे बात करते हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर, रैली की थी उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब जो बड़ा मुद्दा है जनता के मन में वो क्या कुछ है, क्योंकि सपा दो धड़ों में दिखाई पड़ रही है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, पहले के आप माहौल पे जाएंगे तो बहुत बुरा माहौल था। जब से 2017 में योगी जी गवर्नमेंट आई और 2013-14 में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद एक बदलाव हुआ कि जो बच्चे हमारी रात को गुजरती नहीं थी, वो डरती थी, आज वो 10 बजे अपने आराम से अकेली चली जाती हैं। ये है बदलाव। रामपुर को लेकर जो धारणा थी वो बदली है क्या लोगों में? हाँ, बदली है। पहले आजम खान का पूरा ये गढ़ कहा जाता था, अभी क्या स्थिति चल रही है? देखिए, आजम खान का गढ़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि आजम खान एक मुस्लिम नेता हैं और बड़े नेता हैं, और ये रामपुर जो है मुस्लिम बहुमूल्य सीट है, तो इसीलिए हमेशा आजम खान यहाँ से जीता करते थे। लेकिन जब से आजम खान के कुछ कारनामे ऐसे थे जिससे मुस्लिम नाराज़ हुए उनसे, उन्होंने कुछ मुसलमानों के घर तोड़वाए, कुछ के रोज़गार छीने, कुछ की दुकानें तोड़वाई, जबकि वो चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने चाहा तो वो टूटा। काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुंचाया मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के लोगों को, तो इस वजह से मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के लोग जो है उनसे नाराज़ होकर भाजपा में चले गए। तब से भाजपा का जो है कमल खिलने भाजपा का। अच्छा, ये जो इस बार का जो समीकरण है, आजम खान के जो करीबी हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, बसपा की तरफ जा रहे हैं, तो वो कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? हाँ, इससे बहुत असर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग एक टाइम माने जाते थे आजम खान के बहुत सारे करीबी, आज वो सब समाजवादी की नीति को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अच्छा काम किया, इसलिए भाजपा में सब शामिल हो रहे हैं। पहले ये जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने रैली की थी, उन्होंने जिक्र किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब रामपुर की जो मिसालें दी जाती हैं, या ऐसा कुछ है यहाँ पर? बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है यहाँ का, रामपुर का। यहाँ पर जैसा पहले था वहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ पर अब जो रात के 1 बजे 12 बजे भी कोई महिला, हर सुरक्षित है महिला, अब कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये आपको लगता है कि इस बार का चुनाव बड़ा त्रिकोणीय है या सिंगल है? देखिए, इस बार का चुनाव 400 पार जो मोदी जी का नारा है। नहीं, हम रामपुर की बात करें, रामपुर की स्थितियां क्या है? क्या जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसके जहन में क्या रहेगा, प्रत्याशी या पार्टी? देखिए, जनता जब वोट डालने जाएगी, माननीय 2 साल हमारे सांसद जी को हो गए जीते हुए, उन्होंने हिंदू मुसलमान हर का काम किया, हर बंदे का काम किया, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। ठीक है विशाल, दरअसल आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका रिएक्शन हमने जान लिया, लेकिन रामपुर सीट चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे एक और सहयोगी सैयद आमिर भी रामपुर में मौजूद हैं। सैयद आमिर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं उनके रामपुर को लेकर के? देखिए, रामपुर की अगर हम सीट की बात करें तो इस सीट पर आजम खान जो है, चूंकि सीतापुर जेल में बंद है, तो आजम खान का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा, सबसे बड़ी बात यह है आजम खान का फैक्टर काम करेगा या काम नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात यह है। समाजवादी पार्टी ने मुहिबुल्ला, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मौलाना मुहिबुल्ला नकवी, उनको उतारा है, लेकिन आजम खान का जो खेमा है उसके कुछ लोग हैं वो सामने से बीएसपी का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान उनसे नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए, घनश्याम सिंह लोधी मौजूदा सांसद भी हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मजबूती से चुनाव जो है लड़ते हुए दिखाई भी दिए हैं वो। उन्होंने यहाँ पर उपचुनाव में कमल जो है खिलाया था, आजम खान के गढ़ में शिकस्त हुई थी समाजवादी पार्टी की। तो अभी फिलहाल रामपुर में कल 17 लाख वोटर हैं जो कि वोट जो है डालेंगे और अपना उम्मीदवार तय करेंगे। जी जी, चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास बिजनौर का। एक बार चलिए शामली एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। श्रवण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, वहां के लोग, शामली के लोगों का क्या मुद्दा है? क्या उनके जहन में लोकल मुद्दे हावी हैं या फिर उनके जहन में है राष्ट्रीय मुद्दा इंपॉर्टेंट है? लोगों से पूछिए। क्या आप मानते हैं कि किस तरीके से कल जो मतदान होगा, लोकल के मुद्दे रहेंगे या फिर देश के मुद्दे होंगे हावी रहेंगे? क्योंकि लोकल के यहाँ पे जो नियम होती है तो ये सारा गढ़ जो है लोक दल का गठबंधन है, और जब से चौधरी चरण सिंह जी को यहाँ सम्मान दिया गया है तो यहाँ के पूरे क्षेत्र में जो है इस बात की हवा है कि अब के बाद जो है एनडीए को 400 पार करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो ये है ना कि देखो, हमारे चौधरी चरण सिंह जो है सबसे बड़े यहाँ के हमारे नेता थे, उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए इतना काम किया कि उनकी मस्तियाँ थे। आप क्या मुद्दे रहेंगे? भाई साहब, मुद्दे तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि सरकार को किसान का और जवान का सोचना ही पड़ेगा। सरकार को अपनी तो सत्ता चाह रही, 2 बार ये जीत चुके,
सत्ताधारी जो पार्टियां हैं और तीसरी बार फिर ये उम्मीद लगा रही, ये तो आने वाला समय बतावेगा। लेकिन बच्चों का जीवन कर दिया इन्होंने, 4 साल का उनकी योग्यता कर दी 4 साल की, और अपने 15 साल मांग रहे। किसान बिजली बिल बता रहे, वो भी शर्तों के साथ माफ कर रहे। उस पर भी शर्त लगा दी कि अगर आप मीटर लगवाओगे ट्यूबवेल पे तो माफ है। माफी का क्या मतलब है फिर इसमें? आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे आगे रहेंगे चुनाव में या केंद्रीय? देखो, क्षेत्रीय मुद्दे तो चलेंगे, इसके साथ साथ जो 13 महीने आंदोलन किसान ने दिल्ली के बॉर्डर पे चलाया, किसान के साथ जो व्यवहार किया गया, कंक्रीट की दीवार बनाने, आम कटीले तार लगाने का काम और किले ठोकने का काम कर रहे हैं, उसका भी किसान कभी नहीं भूल पाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दे तो माननीय सांसद जी जो है गायब ही रहे क्षेत्र में, कहीं किसी के सुख दुख में दर्द में आए ही नहीं, ना वे किसी को उनसे गिला है, ना सुखवा है, ना कोई उनसे खुश है। किसको वोट देने का वो रखते हैं? मन है ऐसे एक सांसद को बदलने का, जहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी जो है उसमें विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन योगी जी 3 बार आ चुके हैं आपके क्षेत्र में वोट से। योगी जी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा उनका कार्यकाल रहा है, वे हर एक के बारे में सोचते हैं, योगी जी अच्छे हैं ये। लेकिन बात है प्रदेश के चुनाव की नहीं, बात है देश के चुनाव की। यहाँ रेल की सुविधा कोई नहीं है, यहाँ मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, एजुकेशन का कोई बड़ा मामला नहीं है, सड़क की ट्रांसपोर्ट का मामला जनपदों से हरियाणा के करनाल और पानीपत दिल्ली से लगता है जनपद है, 7 बजे के बाद कोई यहाँ ट्रैफिक। आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से, जैसे पहले जो मुद्दे थे सुरक्षा के, बहन बेटी आपको बताता हूँ जो मलिक साहब ने बताया है कि यहाँ पे श्रवण में लौटता हूँ आपके पास, मुरादाबाद चलते हैं। आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि मुरादाबाद में तो आपके साथ जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई स्थानीय होना चाहिए था। रुचिवीरा को क्या लोग बाहरी मानते हैं और इस वजह से नाराजगी, और एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो भी नाराज कहे जा रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट चुनावी नतीजों पर पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल, देखिए पर जो मेरे साथ जो लोग मौजूद है उन्होंने भी इस बात को उठाया कि रुचि वीरा जो बाहरी कैंडिडेट उन्होंने बताया। जान लेते हैं इनसे क्या मानते हैं, क्या बाहरी कैंडिडेट मानते हैं रुचि वीरा को? ये बाहरी कैंडिडेट तो मतलब नेता तो अच्छी है वो, मगर जो हमें ऐसा नेता चाहिए जो विकास करे, जो लीडर की तरह सबको चलाए और क्या बोलते हैं हमारे शहर को, हमारे देश को तरक्की की ओर लेके जाए। देखिए, बाहरी कैंडिडेट से कुछ नहीं होता। अगर बाहरी कैंडिडेट की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी भी बनारस से चुनाव लड़ते हैं और ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो इधर उधर से चुनाव लड़ते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना? तो सांसद हमें ऐसा चाहिए जो बेहतर तरीके से यहाँ मुरादाबाद में काम कर सके, और परिवर्तन की लहर दिख रही है, हमें परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्या इस तरीका का कोई मुद्दा रहेगा? जैसे अभी ये कहा जा रहा था कि जो बाहरी प्रत्याशी है वो यहाँ पर आ गए हैं, एसटी हसन का टिकट काटा गया, तो क्या लौटता हूँ कोई समीकरण? आकाश में लौटता हूँ, पीलीभीत चलते हैं। तारिक हमारे साथ जुड़ गए। तारिक, पीलीभीत का क्या मुद्दा है? क्या पीलीभीत में जो प्रत्याशी बदला गया और अखिलेश यादव ने वहां से चुनावी अभियान का आगाज किया, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? कौन से मुद्दों पर वो वोट करेंगे? पूछिए जरा जल्दी से। देखिए, बताना चाहूंगा कि मुद्दा कोई भी हो, जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन से एक दिन पहले यानी मतदान होने वाला होता है तो इलेक्शन का अलग नजारा होता है। लेकिन पीलीभीत में आज भी मुद्दे बने हुए हैं। इससे आज की जो बात लोगों से हुई है, उन्होंने कहा कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर वोट किया जाएगा। हालांकि वरुण गांधी का यहाँ से टिकट काटा गया है और जितिन प्रसाद को यहाँ से बीजेपी ने भेजा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार चुनाव मैदान में है, तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, 50-50 ये सीट होने वाली है। बहुत जीत सकता है ये साफ नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे इस बार चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है? चुनाव लोकसभा का चुनाव है तो मुझे लगता है कि केंद्रीय मुद्दों पर ज्यादा चुनाव हो रहा है। दूसरा, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी वर्तमान में राज्य सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, तो पीलीभीत के लिए ठीक है 250 करोड़ ठीक है। तारीख में रोक रहा हूं। तो पीलीभीत की जनता कह रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा वोटिंग होगी। तमाम सहयोगियों और सहयोगियों के साथ जो जनता मौजूद थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल वोटिंग